इस वीडियो में छात्रों इलास्टिसिटी का अगला टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन और हुक्स लॉ, उनको बता रहे हैं। आपने देखा पिछले वीडियो में हमने आपको इलास्टिसिटी क्या होता है और इसका कारण क्या है वो भी बताया था, किस वजह से इलास्टिसिटी होती है किसी भी पदार्थ के अंदर। इलास्टिसिटी का आप सामान्यतः अर्थ ये मानिए, किसी भी पदार्थ के अंदर विरोध करने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही अधिक इलास्टिक होगी। आप एक रबड़ का तार लीजिए और एक स्टील का तार लीजिए। रबड़ पर आप उसके रबड़ के तार के एक सिरे को आप स्वतंत्रतापूर्वक दृढ़ सिरे से बांधकर लटका दीजिए और ऐसे ही स्टील के एक सिरे को स्वतंत्रतापूर्वक दृढ़ सिरे से लटका दीजिए। समान लंबाई के दोनों तार हैं, मान लेते हैं स्टील और रबड़ के। हम दोनों के मुक्त सिरे पर समान भार लटकाते हैं तो देख पाएंगे आप कि स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि कम होगी और रबड़ के तार की लंबाई में वृद्धि अधिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रबड़ का जो तार है उसमें विरोध करने की प्रवृत्ति स्टील से कम है। इस आधार पर हम स्टील को रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ कह सकते हैं। गणना के द्वारा भी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस की सहायता से। यही कारण है, आपने देखा होगा जो सॉकर हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं, रबड़ के नहीं बनाए जाते, क्योंकि उनमें विरोध करने की प्रवृत्ति स्टील में रबड़ से ज्यादा होती है। तो जिस पदार्थ में विरोध करने की यानी उसकी हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और वो जो है उसके अंदर विरोध करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही प्रत्यास्थ होगी। जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होती है उसमें विरोध करने की प्रवृत्ति बहुत होती है, इसलिए परफेक्टली जो रिजिड बॉडीज होती हैं उनकी जो प्रत्यास्थता होती है वो अनंत होती है। अब हम यहाँ जो टॉपिक है स्ट्रेस को समझेंगे। स्ट्रेस क्या है? जैसे हमने मान लिया एक लोहे की छड़ है, किसी मेटल की छड़ है, लोहे की मान लेते हैं। हमने इस पर इस तरह से इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है, इस पर हमने नॉर्मली बाहर की तरफ इसको हमने एक बल लगाया, इस तरह से हमने बल लगाया अनुप्रस्थ काट पर लंबवत बाहर की। तो आपने देखा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अणु जो हैं, तो इसके अंदर के अणु हैं, लोहे की छड़ है या किसी मेटल की छड़ है, किसी पदार्थ की छड़ है, उसके जो अणु हैं वो साम्य स्थिति में रहते हैं। अगर हम अणुओं के बीच की दूरी साम्य दूरी से कम या अधिक करते हैं तो अणु इस परिवर्तन का क्या करते हैं? विरोध करते हैं और एक तरह से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो स्प्रिंग से जुड़े हों। तो साम्यावस्था में अगर हमने मान लिया बल लगाया तो अणु अंदर की तरफ भी बल, एक्शन की रिएक्शन लगती है, क्रिया की प्रतिक्रिया लगती है, बाह्य बल के विरुद्ध अणुओं के द्वारा अंदर की तरफ बल लगाया जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जिसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं कि जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं किसी छड़ पर, लंबाई वृद्धि करने के लिए, जैसे हमने मान लिया एक छड़ है, इस तरह से ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, इस पर बल लगाया तो इसके अंदर के जो अणु होंगे वो इस बल के विरुद्ध अंदर की तरफ बल लगाएंगे। तो स्ट्रेस का तात्पर्य होता है साम्यावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर अणुओं के द्वारा आरोपित आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रतिबल कहलाता है। यानी अणुओं के द्वारा जो इंटरनल रिएक्शन लगती है प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर, से प्रतिबल कहते हैं।
स्ट्रेस इज इक्वल टू F ऑन A। स्ट्रेस का जो यूनिट SI यूनिट इस आधार पर F को न्यूटन से हम प्रदर्शित करते हैं, A को एरिया को हम मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये SI यूनिट है। CGS में हम इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से व्यक्त करते हैं। वस्तु पर जो बल है वो हम 3 प्रकार से लगा सकते हैं, इसलिए स्ट्रेस भी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरी नॉर्मल स्ट्रेस, तीसरी शियरिंग स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कैसे होती है? जैसे हमने मान लिया किसी वस्तु पर बल लगाया, उसकी लंबाई के अनुदिश, तो लंबाई में वृद्धि हुई, तो उस स्थिति में अणु के द्वारा जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगेगा प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर, वो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाएगी। नॉर्मल स्ट्रेस में जैसे हमने मान लिया ये कोई वस्तु है, इस पर नॉर्मली हमने फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, तो इसके आयतन में चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, तो उस स्थिति में जो स्ट्रेस होगी अणु के द्वारा, जो नॉर्मली इंटरनल रिएक्शन लगेगी पर यूनिट एरिया पर, वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। अब शियरिंग स्ट्रेस समझिए। शियरिंग स्ट्रेस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और हमने इस तरह से इस फलक पर इस तरह से फोर्स लगाया, टेंजेंशियली फोर्स लगाया, तो ये टेंजेंशियली फोर्स पर यूनिट एरिया पर जो कहलाएगा वो शियरिंग स्ट्रेस कहलाएगी। अब देखेंगे स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन जो है, जैसे स्ट्रेस जब लगेगी, जैसे लंबाई में हमने किसी भी कोई भी क्षण है उसकी लंबाई के अनुदिश बल लगाया, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, तो स्ट्रेन जो होगी आरोपित बल के आधार पर, यह भी 3 प्रकार की है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, नंबर 3 शियरिंग स्ट्रेन। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, दिस इज ओनली द फ्रैक्शनल चेंज। स्ट्रेस के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी में जो फ्रैक्शनल चेंज आया वो है ये। जैसे लंबाई के अनुदिश हमने अलोंग अगर फोर्स लगाया, तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात। इसी तरह से हमने नॉर्मली फोर्स लगाया इस पर, तो इसमें वॉल्यूम में चेंज आया, तो वॉल्यूम में जो चेंज है और इसका इनिशियल वॉल्यूम का जो रेशो होगा वो वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाएगी। शियरिंग स्ट्रेन को थोड़ा सा समझिए। शियरिंग स्ट्रेन ऐसे निकलेगी इस तरह से, देखिए जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, अब हमने इसको स्टैटिक पोजीशन में रखा और इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये फलक जो फेस होगा वो आगे बढ़ जाएगा। ये जो एंगल आएगा, क्योंकि ये जो डिफॉर्मेशन है, इसी तरह से ये भी फलक आगे खिसक जाएगा, इसका नया आकार निकल के आएगा। इसमें शेयरिंग स्ट्रेस
अप्लाई हो रहा है और जो स्ट्रेन आएगी वो शेयरिंग स्ट्रेन होगी और वो एंगल के इक्वल होगी। मान लिया ये जो फेस है वो इसमें डिस्प्लेसमेंट x हुआ और क्यूब की लंबाई l है, तो थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l। दिस इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन। Under the limit of elasticity, stress is just proportional to strain। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर स्ट्रेस स्ट्रेन के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हुक्स लॉ कहलाता है, इसे हुक्स लॉ कहते हैं। या लघु विकृतियों के लिए या मतलब स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए स्ट्रेस इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट आ जाएगा E इंटू स्ट्रेन। E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। E इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। तो स्ट्रेस इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन ये क्या होगा, स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर स्ट्रेस स्ट्रेन के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हुक का नियम है। हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया, ये कांस्टेंट आ गया E। E is known as modulus of elasticity। धन्यवाद।